नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में। मैं हूं प्रीति सिंह। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP पर रविवार को 15 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत शामिल नहीं था। इस समझौते के एक दिन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के कार्यक्रम में कहा कि पूर्व में किए गए समझौतों से औद्योगिकरण घटा है और आगे भी ऐसे समझौते से वैश्विक प्रतिबद्धता के चलते हमारे अपने हितों पर असर पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत योजना का परिदृश्य देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत आने वाले समय में प्रथम श्रेणी की औद्योगिक शक्ति बनता है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। चीन सहित एशिया प्रशांत के 15 देशों ने एक बड़ा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी RCEP समझौता किया है, लेकिन भारत इस साझेदारी से बाहर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही देश हित में इस डील से बाहर रहने का निर्णय लिया था। पिछले साल नवंबर में भारत के अलग होने की वजह से इस डील पर दस्तखत नहीं हो पाए थे, लेकिन इस साल अगर हम देखें तो भारत को छोड़कर बाकी 15 देशों ने इस डील पर दस्तखत कर लिए हैं। इन देशों ने उम्मीद जताई है कि इस समझौते से कोविड-19 महामारी के झटकों से उबरने में मदद मिलेगी। RCEP पर 10 देशों के दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान के वार्षिक शिखर सम्मेलन के समापन के बाद रविवार को वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता करीब 8 साल तक चली वार्ताओं के बाद पूरा हुआ है। भारत पिछले साल समझौते की वार्ताओं से हट गया था क्योंकि ऐसी आशंका है कि शुल्क समाप्त होने के बाद देश के बाजार आयात से पट जाएंगे, जिससे स्थानीय उत्पादकों को भारी नुकसान होगा। अगर भारत RCEP डील में भागीदार बनता तो मेंबर देशों में तीसरा सबसे बड़ा देश होता। हालांकि समझौते में भारत के फिर से शामिल हो सकने के लिए दरवाजे खुले रखे गए हैं। आज की चर्चा में हम जानेंगे RCEP और इस पर भारत के पक्ष के बारे में, और इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ है एम्बेसडर सुधीर टी देवारे, जो कि रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल RIS के चेयरमैन हैं, और साथ ही हमारे साथ पूर्व राजदूत जितेंद्र नाथ मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देवारे सर, पहले ये बताइए कि मोटे तौर पर RCEP है क्या और किस मकसद या कहें किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसे बनाने का फैसला लिया गया था? RCEP यानी जैसे आपने कहा, ये एक क्षेत्रीय व्यापक साझेदारी इसका एक जो एग्रीमेंट था, जो पिछले 9-10 सालों से उस पर निगोशिएशन चलते आए हैं। 2005 साल में ईस्ट एशिया समिट, ये जो संगठन बना जिसमें आसियान के 10 देश, चीन, जापान, कोरिया, ये 3 देश और भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कुल मिला के 16 देश उसमें शामिल है। और इन देशों ने कुछ सालों के बाद ऐसे सोचा कि हम ऐसा एक व्यापक एग्रीमेंट बनाएंगे, जिसकी वजह से जब अभी तक जो बहुत से बायलैटरल FTAs बने हैं और जो छोटे छोटे 2-3 देशों के ऐसे बीच जो अभी तक जो बने हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उनकी जगह पे ऐसा एक एग्रीमेंट बनेगा जिसकी वजह से पूरे एशिया को, क्योंकि 16 देश जब उसमें आते हैं तो करीब करीब पूरा एशिया उसमें शामिल है, तो हमारा सभी देशों के साथ व्यापार बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और जिसको इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं उसको बहुत बड़ा जोर मिलेगा। तो इसी उद्देश्य से 2011 में 12 साल उस समय से इसके चर्चाएं शुरू हुई और उसका जो कल जो परसों जब उस पर हस्ताक्षर हुए, उसका ये पूरा रिजल्ट उस पर आ गया है। भारत पहले से चाहता था कि भारत उसका हिस्सा बने, क्योंकि भारत की ये बहुत इच्छा है कि भारत ये आशिया का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। भारत करीब करीब आबादी में और उत्पादन में हर एक जगह पे बहुत बड़ी एक शक्ति है और इसीलिए भारत आशिया के, और हमारी जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी रही है, अब उसको हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में यह बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
और इसी उद्देश्य से भारत इसमें बराबर भाग लेता रहा। पिछले साल तक ऐसा लग रहा था कि भारत उसमें शामिल हो जाएगा, मगर जब उसका मसूदा उसका जो ड्राफ्ट जो आया पिछले साल सामने जी। उसमें से ये जाहिर हो गया कि भारत ने जो अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं व्यक्त की थी इसके बारे में, जिसको मार्केट एक्सेस बोलते हैं, और जो आयात इनके बहुत बड़े पैमाने पे जो इंपोर्ट होते हैं, हाँ। इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स हैं, जिसको रूल्स ऑफ ओरिजिन जो इंपोर्ट में जो होते हैं, ऐसे कई चीजें हैं। हाँ। उसमें भारत की जो उम्मीदें थी वो ये सब देशों ने नहीं मानी, और इसीलिए भारत को इस स्वरूप का एग्रीमेंट ये मंजूर नहीं था, क्योंकि भारत का हित उसमें नहीं है जी। और इसीलिए बड़ी निराशात्मक ऐसे विचार से भारत को इसमें से बाहर निकालना पड़ा। और भारत ने हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले साल ही इस पर कह दिया था कि ऐसे स्वरूप में हम ये एग्रीमेंट उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। जी देवारी सर, हमें उम्मीद थी कि एक साल में उस पर और बहस होगी, चर्चा होगी, भारत की जो चिंता है उसको ठीक तरह से मन में रखा जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ है। और ये सभी जो 15 देश है वो आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है। जैसे कल हमारे विदेश मंत्री ने कहा है कि इस पर जो हमें प्रतिबद्धता आती अगर हम ये एग्रीमेंट साइन करते, वो अभी नहीं है। और इस किस्म का एग्रीमेंट साइन करने में हमारा नुकसान हो जाता, अभी वैसा नुकसान नहीं होगा। और पिछले साल से जो राजकीय अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति भी बदल गई है चीन के ट्रांसग्रेशन के बाद, हमले के बाद, तो कई लिहाज से हम अब उसमें हम नहीं हैं। एक तरह से ये अच्छी बात है, मगर एशिया में जो इंटीग्रेशन होने वाला, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जो हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत महत्व का मुद्दा है, उस पर हमें जरूर मुश्किलात हो जाएगी। जी, आप कह रहे हैं अच्छी बात है कि भारत इस समझौते में शामिल नहीं हुआ। जो अच्छी बात है उसके पीछे क्या वजह है, क्यों ये भारत के लिए अच्छा कदम साबित होगा, ये भी आपसे मैं चर्चा में आगे समझूंगी। मिश्रा सर, क्योंकि जो नींव डाली गई थी आरसीईपी की, 16 देशों में भारत भी शामिल था जिसने इसकी नींव डाली, और मोटे तौर पर जो कारण रहे वो देवारी सर ने हमें बताया। थोड़ा मैं चाहूंगी और डिटेल में आप बताइए कि क्या ऐसी वजह रही कि भारत इस डील से पीछे हटा। प्रीति जी, आपको बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया इस शो पर। देखिए, मैं 2-3 पॉइंट्स दोहराना चाहता हूं जो कि एम्बेसडर देवरे ने कहा। एक तो ये है, टैरिफ की बात है। टैरिफ बहुत लो है, क्योंकि अमेरिका के साथ ट्रेड करने में टैरिफ ज़्यादा होता है। इसमें जो लिखित नहीं है एग्रीमेंट पे, इसको अमेरिका को बाहर रखना है, ये इसका एक मकसद है। ये चीन बिल्कुल आगे है, सम्मुख है, सबके आगे है। दिस इज लेड बाय चाइना। ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन समझने की बात है। तो अगर आप टैरिफ ज़्यादा करेंगे तो अमेरिका भी कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, लेकिन टैरिफ कम कर देंगे तो चीन और बाकी देश ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। और चीन को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सप्लाई चेन्स भरी हुई हैं। सप्लाई चेन में चीन का इतना ज़बरदस्त डोमिनेशन है कि उससे हम जुड़े हुए हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो इकोनॉमिक एक कारण है। उन्होंने रूल्स ऑफ ओरिजिन की भी बात की। देखिए, आप चीन में कुछ बनाते हैं, 80% उसका जो मटेरियल है चीनी है, और वो फलाने देश में ले जाते हैं, उसमें 15 या 20% लगता है, और मेड इन उस देश का नाम लग जाता है, लेकिन प्रोडक्ट तो चीनी हुआ ना। तो यही मुश्किलात हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि गोइंग बियॉन्ड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, तो एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट भी है। देखिए, जैसे कि एम्बेसडर देवरे ने जिक्र किया, मैं विस्तार में कहूँगा। अब लद्दाख में ये सब हुआ, चीन के इतने सारे गुड्स भारत में आ रहे हैं। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है $55 बिलियन का था, लेकिन अब कम हो रहा है, क्योंकि चीन का इंपोर्ट जो है कम हो गया है कुछ। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और अगर इस एग्रीमेंट में अगर हम शामिल हो जाते हैं
तो हमारे लिए मुश्किलात और भी बढ़ जाती। तो ये तो जाहिर है। और लद्दाख में हमारे सैन्य मारे जा रहे हैं और हम चीन के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं और उनको निमंत्रण दे रहे हैं, आप हमें जो बेचना है आग बंद करके बेचिए। ये तो संभव नहीं है। किसी भी सरकार के लिए सरकार गिर जाएगी और लोग सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। ये तो भारत में हो ही नहीं सकता। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये इंटरनल मामला भी है, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि रीवा गांगुली दास हमारी जो सचिव हैं विदेश मंत्रालय में, उन्होंने ये बात कही थी कि आवर कंसर्न्स एंड एक्सपेक्टेशंस वर नॉट मेट, ऐसे ही कुछ कहा था, कुछ शब्द कहा था कल। हमारे जो कंसर्न्स हैं टैरिफ के बारे में है, हमारे जो कंसर्न्स हैं ओरिजिन के बारे में है, ये सब नहीं हुआ। पॉलिटिकल बात भी हुई। और दूसरी बात यह है कि चाइना क्या कारण है। हम अपने आप से ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या चीन ही कारण है जिसलिए कि हम इसमें शामिल नहीं हुए? नहीं, टैरिफ्स की बात सिर्फ चीन की बात नहीं है। और देखिए, आसियान के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। हमारे साथ इतने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुए हैं आसियान देशों के साथ, लेकिन हमारे एक्सपोर्टर्स को ये समझ में नहीं आती है इसका मतलब क्या है, इसका क्या फायदा लेना है, क्या हम बेच सकते हैं। ये हम उनको सिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो चाहे वो RCEP हो या ना हो, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भी हमें फायदा नहीं हुआ। तो ये समस्या एक डीपर, एक गंभीर समस्या है। ठीक है, गोइंग बियॉन्ड चाइना। ठीक है। अच्छा, ये चीन जो है, मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन हुई। मैं आपको बताऊं, मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन अभी जो RCEP की जो अग्रीमेंट हुई, उसमें यह कहा गया है कि इट स्पीक्स ऑफ इंडियाज, मैं कोट करूंगा, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एज अ रीजनल पार्टनर। मिनिस्टर डिक्लेरेशन कहता है, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, रीजनल पार्टनर। ये तो जाहिर है ही, इंडिया एक बहुत शक्तिशाली देश है। द मिडिल क्लास इज वेरी स्ट्रांग, और हमारी जो मार्केट है बहुत ज्यादा है। सब मार्केट की तरफ देख रहे हैं लालची से। तो वो चाहते हैं ना लो टैरिफ हो, इंडिया शामिल हो जाए, लो टैरिफ हो, इंडिया में हम अपने प्रोडक्ट्स भेज दें। तो हमें अपने आप को बचाना है। इसका मतलब है ना कि ये नहीं कि हम बिल्कुल सबसे अलग हो जाएंगे। हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, शक्तिशाली बनानी है। तो ये एक अजीब है कि वो कह रहे हैं कि आपके लिए, जैसे आपने शुरू में कहा था प्रीति जी, कि आपके लिए स्थान तो है, आप जब चाहे आ सकते हैं, आप ऑब्जर्वर बन जाइए, आप हमारे दोस्त हैं, वगैरह वगैरह। बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें की। ये तो एक चीनी डिप्लोमेटिक स्टाइल है, जिसको मैं अंग्रेजी में कहता हूं, इट इज पार्टली परसुएशन, पार्टली कोअर्शन एंड पार्टली सिडक्शन। ठीक है। आपसे दोस्ती कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, और आपको मुक्का भी मार रहे हैं। ये सब मिला हुआ एक स्ट्रैटेजी है चीन का। तो इससे हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, लेकिन हमें कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, क्योंकि भविष्य में हमने तो ये नहीं कहा कि हम कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं ज्वाइन करेंगे। कर सकते हैं, अगर इसमें सुधार आ गया तो जरूर करेंगे। और हमारी जो समस्या है उसका कोई हल हो तो क्यों नहीं, क्योंकि हम एशिया पैसिफिक के एक अंश हैं, और आसियान को हम प्राइमेसी देते हैं। आसियान के इतने देश हैं, और ये भी देखिए कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान हमारे जो बहुत अच्छे सारे मित्र हैं, क्वाड भी है। तो ये इसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस भी हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन भी हो रहा है। तो इसका हल इस तरह हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तिवारी सर, जो आप बता रहे थे कि अच्छी बात है इस समझौते में भारत शामिल नहीं हुआ, हमें बहुत डिटेल में मिश्रा सर ने भी बताया है। मैं चाहूँगी इसमें आप बताएं कि क्या फ़ायदा इससे हमें मिल सकता है। और हम देखते हैं कि समझौते में जो देश शामिल हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता ऑलरेडी है। तो क्या हमें उन्हें मजबूत करना होगा, या सतर्क रहने की बात जिस तरह से मिश्रा सर ने कही, किन बातों में हमें सतर्कता बरतनी होगी, क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, हमारे आसियान देशों के साथ एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है 10 देशों के साथ। इसके साथ साथ हमारा जापान के साथ है, कोरिया के साथ है, मलेशिया के साथ है। तो जो बचे, और इंडोनेशिया के साथ चर्चा चल रही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ भी अभी तक हमारे नहीं है, और चीन के साथ तो है ही नहीं।
क्योंकि चीन के साथ हम फ्री ट्रेड एरिया की बात ही नहीं कर सकते, यानी अभी तक सोच भी चीन, नहीं कर ऑस्ट्रेलिया, सकते। न्यूजीलैंड, ये 3 देश ऐसे हैं जिनके तो साथ हमें ऐसा समझौता नहीं है। लगता जी। कि आसियान के फ्री ट्रेड जो है और दूसरे जो हमारे बायलैटरल फ्री ट्रेड है, उसमें हमें जो एडवांटेज है इट इज अप टू 79%। आरसीईपी में जाने के बाद ऐसी उम्मीद थी कि वो जो एडवांटेज है वो करीब करीब 90% हो जाएगा, मगर ये बात बहुत सी थियोरेटिकल रही है, क्योंकि अभी एम्बेसडर मिश्रा ने भी कहा कि बहुत सी चीजें जो है वो लिखी हुई होती है, वो अनरिटन जो चीजें हैं, जैसे एनटीबी जिसको बोलते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स चीन में और सभी एक्चुअली स्पीकिंग बहुत से देशों में, जापान में भी है, कोरिया में भी है। जैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर जो हम बेचना चाहते हैं इन देशों में, हमारी जो खासियत है सर्विसेज सेक्टर की, उस पर बहुत प्रतिबंध आते हैं और वो फॉर्मल नहीं है, मगर हम बेच नहीं सकते वहां, यानी हमारा मार्केट एक्सेस वो रहता है सिर्फ कागज पर। तो एनटीबी अगर ऐसे हो तो हमारा जो एज इट इज इतना जो इम्बैलेंस है ट्रेड का, वो बढ़ता जा रहा है। चीन के साथ करीब $50 बिलियन का डेफिसिट भी है। अभी तक हमें एक अच्छी बात थी उसमें कि हमारे जो फ्री ट्रेड एरियाज वगैरह जो है, उसमें एग्रीकल्चर, डेयरी, इन विषयों पर काफी प्रोटेक्शन था। यानी ये चीजें कई थोड़े से आइटम छोड़ के, जैसे पाम ऑयल है वो इंडोनेशिया मलेशिया से काफी आता है, कोई फिशरीज प्रोडक्ट्स है, मगर ये छोड़ के बहुत सी चीजों पर प्रतिबंध था, इसीलिए एक प्रकार का हमारा प्रोटेक्शन था। आरसीईपी में ऐसी बात नहीं थी। आरसीईपी में चाहते थे कि पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर भी खोला जाए, उसके साथ डेयरी सेक्टर भी खोला जाए। अब हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर खोला जाएगा तो भारत जो कृषि प्रधान देश है उस पर तो बहुत बड़ा दबाव आएगा, हमारे किसानों को बहुत बड़ी मुश्किलात हो जाएगी। डेयरी की वही बात रही। तो ऐसी जो चीजें हैं तो ये उसमें रखना नहीं चाहते हम लोग। पहले बात भी ये रूल्स ऑफ ओरिजिन की भी बात आई है उसमें कि हमें ये डर है कि उसमें सरकमवेंशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन करके हमारे यहाँ बहुत बड़े इंपोर्ट्स हो जाएंगे। अब ये इंपोर्ट्स रोकने के लिए हम चाहते थे, यानी नेगोशिएशन में हमने ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म, जिसके तहत एक प्रकार का सेफगार्ड आ जाएंगे इंपोर्ट्स पर। तो ये इंपोर्ट का सेफगार्ड हम चाहते थे, हमने काफी उसके लिए कोशिश की, मगर वो भी माना नहीं गया। ठीक है। बात उसमें ऐसी है कि आसियान देश जो है वो चीन पर बहुत बड़े पैमाने पे आर्थिक दृष्टया और मिलिटरीली सभी तरह से बहुत निर्भर हैं। पहले भी कहा कि वो सप्लाई चेन्स के से जुड़े हुए हैं, जापान से भी जुड़े हैं। ठीक है। जापान तो बहुत चाहता है कि उनका जो माल है वो आसियान देशों में जाए, वहां उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, उसमें वैल्यू ऐड हो और जापानी, चाइनीज, कोरियन गुड्स हमारी तरफ आ जाए, बन के लाओशियन गुड्स, थाई गुड्स और वियतनामीज गुड्स। तो ये हम नहीं चाहते थे। ठीक है। अब बात यह है कि हम अगर आरसीईपी में नहीं है तो वी हैव टू थिंक इन फॉरवर्ड टर्म्स नाउ। अब हम क्या करने वाले हैं? सिर्फ ये जो हमारे बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जापान, कोरिया, मलेशिया और जो आसियान के साथ जो एग्रीमेंट है, इससे काम हमारा पूरा हो जाएगा? क्योंकि सप्लाई चेन का जो मामला है वो अभी और ही गंभीर होने वाला है कोविड के बाद। तो इसमें जापान, चीन की इतनी जबरदस्त सप्लाई चेन्स की जो पूरी वहां यंत्रणा है, उसमें से हम कैसे शामिल हो सकते हैं? तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। इसमें एक है कि हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। भारत बड़ा मार्केट है, भारत इसमें शायद दूसरे देशों के साथ कंपटीशन कर सकता है। टीपीपी जिसको बोलते हैं, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो एग्रीमेंट आशिया के 12 देशों ने किया है, उसमें अमेरिका भी आने वाली थी, मगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको वहां से अमेरिका को हटा दिया था। अब टीपीपी ऐसा एग्रीमेंट है कि जिसमें लेबर स्टैंडर्ड्स, एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे दर्जे के हैं
और भारत अभी तक उनके लिए तैयार है कि नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है। तो भारत को आज अमेरिका के साथ ट्रेड डील करना है, बातें हो रही है कई सालों से। ईयू के साथ भी हमारे डिस्कशन चल रहे हैं। अगर हम इन दो बड़े बड़े देशों के साथ अगर कर सकते हैं, मगर इतना आसान नहीं है कि हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि जब हम अमेरिका के साथ बात करेंगे तो और कई सारे उस पर हमारे यहाँ ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आएगी, निर्बंध आएंगे हमारे पर, उस पर नए नए नियम लागू करेंगे। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अभी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम आरसीईपी से भी बाहर हैं। हमारा अभी तक यूएस ईयू के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और ये सिर्फ आसियान और कोई अफ्रीका के देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं। मगर इनमें करने के लिए हमारी अपनी तैयारी बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसके लिए बड़े निगोशिएशंस जो करने पड़ेंगे, वो भी इकट्ठा सब लोग आके आई थिंक वील हैव टू टेक अ वेरी कोहेसिव व्यू फॉर नेगोशिएशंस। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि वो जो तमाम शायद चुनौतियां हैं, पता नहीं हाँ, क्या हुआ मालूम नहीं, जिन पर पर पिछले ध्यान 800 देना होगा। ठीक है। सालों में जी। इसमें शायद कमी पड़ गई होगी। हाँ, ठीक है। ठीक है। मिश्रा सर, जो बात है कि जो समझौता हुआ है, ये इसका मकसद है कि आपस में टैरिफ और दूसरी जो बाधाएं हैं वो कम की जाएं। अगर हम देखें तो ये देश दुनिया की आबादी का 30% हिस्सा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनका योगदान 30% है। चीन और जापान जैसी दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। यूरोपीय संघ से भी बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है। जो आशंकाएं खड़ी होती हैं वो जाहिर तौर पर ये आशंका है कि क्या चीन का असर और भी बढ़ेगा इन देशों में, क्या व्यापार लागत हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मोटे तौर पर ये आशंकाएं हैं। तो इन जो आशंकाएं हैं उन पर भारत आगे क्या कर सकता है, और दूसरा आप क्या रास्ता देखते हैं भारत के लिए, आगे किस तरह से बढ़ सकता है वो? भारत को सबसे पहले हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। हम हर सबसे जूझ सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें खुद से जूझना है। ये लोग हम नहीं समझते। हमें देश को हम अगर एक शक्तिशाली देश बनाएं, तब तो बहुत ही समस्याएं का हल हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ हम अकेले तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, चीन की इकोनॉमी 4.5 गुना ज्यादा बड़ी है इंडिया से, 4.5 टाइम्स, 5 टाइम्स तकरीबन, 4.5। और उनका डिफेंस एक्सपेंडिचर 3 गुना, 3.5 गुना ज्यादा है। मिलिट्री पावर हो, हार्ड पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो, सॉफ्ट पावर में हम आगे हैं, लेकिन अगर हार्ड पावर नहीं है तो सॉफ्ट पावर का इतना फर्क नहीं होता है। तो ये कैसे करें? हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ये बात कही है कि इंडिया हैज टू मूव। गोयनका लेक्चर में पिछले वर्ष, बहुत बढ़िया लेक्चर था वो, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज टू मूव फ्रॉम बीइंग अ बैलेंसिंग पावर टू बीइंग अ लीडिंग पावर। इसका मतलब यही है। और विस्तार में उन्होंने कल वो इंडियन बिजनेस स्कूल में हैदराबाद में जो उन्होंने बात कही, वो सारी उसकी स्ट्रैटेजी उन्होंने टेबल के सामने, आपके सामने रखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि हम अकेले अभी नहीं कर सकते, शायद भविष्य में हो सकता है। अच्छा, तो हमें पार्टनर्स चाहिए। हमने सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव किया। नहीं, आप पूछ सकती हैं कि अभी तो हमारे जापान और ऑस्ट्रेलिया अब इसमें शामिल हो गए आरसीई पे, तो उसका क्या फायदा हुआ? क्योंकि ऐसा है मैडम कि डिप्लोमेसी में एवरीथिंग इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें ग्रे जोन्स भी होते हैं। आप इधर भी हो सकते हैं, आप उधर भी हो सकते हैं, और आप थोड़ा सा इस तरफ टिल कर सकते हैं, उस तरफ भी घूम सकते हैं जब जरूरत पड़े। और अमेरिका, ये मत भूलिए कि अमेरिका की बात ही नहीं हो रही है, वो तो सबसे शक्तिशाली देश है ही अभी, 20% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की जो चर्चाएं हुई, देखिए इंडिया को इनविटेशन नहीं मिला था। अभी पता नहीं है प्रेसिडेंट बाइडेन इलेक्ट उसमें शामिल होंगे या नहीं, उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा अभी तक, और उनको भी इतना प्रायोरिटी शायद नहीं होगा शुरू में। लेकिन अगर हुए, शायद इंडिया को निमंत्रण मिले, हो सकता है। और जो देश अभी आरसीईपी में है,
वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में भी आ गए तो क्या हुआ? तो संतुलन तो इक्वल हो जाएगा ना थोड़ा बहुत। तो ये सब चीजें अगर हम करें, क्वाड की बात मैं जरा करना चाहता हूं, जो कि एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है। क्वाड अलायंस तो नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि क्वाड के 2 मेंबर्स जापान और ऑस्ट्रेलिया अब शामिल हो गए आरसीईपी में, तो क्वाड कमजोर हो गया। मैं नहीं मानता। शायद हाँ, देखने में कमजोर हो गया, इन अ सिंबॉलिक वे, इन अ साइकोलॉजिकल वे, मनोवैज्ञानिक स्तर पे शायद थोड़ा कमजोर हो गया। सोचेंगे कि मन थोड़ा हिल जाता है। लेकिन ये सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव अमेरिका के साथ भी बात हो रही है, 2+2 डायलॉग में भी बात हो रही है, वो भी शामिल हो सकते हैं। और हम वैसे भी क्वाड इतना कमजोर नहीं होगा, क्योंकि क्वाड एक अलायंस नहीं है। जैसे कि जयशंकर जी ने कहा था, he spoke of, मैं कोट करूंगा, practical solutions including ad hoc groups of nations willing to cooperate on selected issues. अलायंस नहीं है, क्वाड है। क्वाड में कोई एक यूनिफाइड कमांड तो है नहीं। आप क्या जॉइंट ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपना पताका, अपना झंडा दिखा सकते हैं, सब मिलके दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम लोग साथ हैं। लेकिन अगर युद्ध हुआ, भगवान ना करे, तो क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। और हमारी जो कॉन्टिनेंटल समस्या है लद्दाख में है चाइना के साथ, क्वाड हमें वहां मदद कर सकती है? नहीं। यानी तो क्वाड इतनी शक्तिशाली वो वैसे भी नहीं है जो कि डिग्रेड हो जाएगी इस अग्रीमेंट से। यही मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है। तो दोनों तरफा हमारा हो सकता है और हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ जो आज की चर्चा का समय वो यहीं पूरा हो रहा है। आप दोनों मेहमानों का फिलहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। देवारिस सर, मिश्रा सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आरसीईपी समझौते में भारत ना शामिल होने के पीछे भारत की अपनी सोच और अपने पक्ष हैं। ये फैसला भारत को आत्मनिर्भर करने और घरेलू बाजार को बाहर की दुनिया से सुरक्षित और ज्यादा मजबूत बनाने की वजह से लिया गया है। भारत का कहना है कि आरसीईपी समझौता मौजूदा स्वरूप में उसकी मूल भावना और उसके सिद्धांतों को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता है। इस समझौते में भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों और चिंताओं का भी संतोषजनक समाधान नहीं किया गया है, इसलिए वो इसमें भागीदार नहीं बन सकता है। जाहिर है कि भारत जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भारत की गहरी नजर उस रुझान की तरफ भी रहेगी जो कोरोना महामारी के बाद की वैश्विक व्यवस्था की तरफ इशारा कर रही है। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।